जी कल सवाल दिया था होमवर्क, हो गया था? हो गया था क्या नहीं? चलाइए पहले वो सवाल करते हैं, उसके बाद एक और सवाल करते हैं। पेज 471, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था ना आपको जी। आ जाइए। XY लिमिटेड। XY लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 वर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2013 साल का डाटा आपको दिया गया है। सेलिंग प्राइस है जी 1600, डायरेक्ट मटेरियल 630, लेबर 189, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 220 टोटल दिए हुए हैं, लेकिन उसने बता दिया कि इसमें 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब है 60% वेरिएबल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 60% फिक्स्ड है जी 165 के अंदर, तो इसका मतलब है 40% वेरिएबल है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन बता दी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स वर 4,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। सेल्ड यूनिट्स निकाल लेंगे, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, प्रोडक्शन भी है, तो बैलेंसिंग आपका सेल्स ही होगी। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15,000 यूनिट। वो कहते हैं कि भाईजान फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो ऊपर कैलकुलेट हुई है वो नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे कैलकुलेट हुई है और वो 15,000 यूनिट्स है, तो आपको पता लग गया कि एब्जॉर्प्शन रेट के जो डिनोमिनेटर में है वो 15,000 है। ओके, ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये बात कर रहा है कि भाई ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 10% बढ़ गई है ओवर द प्रीवियस ईयर एंड रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%। ओवरहेड कॉस्ट 10% बढ़ गई, लेबर और रॉ मटेरियल 5% बढ़ गए। क्या मतलब है इस जुमले का? सर पिछले साल कॉस्ट कम थी, इसका मतलब यह है कि जो सवाल में ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स आ रहा है वो पिछले साल वाले कम वाले रेट पे आ रहा है, ऐसे ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी आ रही है उसका रेट कुछ और है और जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसका रेट कुछ और है, तो क्या 5 और वेटेड एवरेज का इंपैक्ट आ गया? अब सवाल में देखते हैं क्या वो खुद हमें मेथड बता रहा है या दोनों से कर रहे हैं, लेकिन उसने बता दिया कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर कॉस्टिंग इट्स इन्वेंट्री। उसने कह दिया सर हम FIFO यूज़ करते हैं, तो आपने सिर्फ FIFO से ये सवाल करना है। तो ठीक है जी, FIFO से करते हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन से भी बनाना है और मार्जिनल से भी बनाना है, तो दोनों तरीकों से हमें ये सवाल करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, फॉर्मेट, ये सवाल कितने लोगों ने कर लिया हुआ है? 3 लोग, 4 लोग बस? नहीं क्यों यार, ना किया कर यार, ऐसे ऐसे ना किया करो यार। आइए जी सवाल करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग का, और उसके बाद साथ साथ वर्किंग बनाकर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लेस नॉन प्रोडक्शन। पेपर मेरा है ना, क्या आपका है? नेट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद क्या है? भूलते नहीं है, लेस फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, प्रोडक्शन या फैक्ट्री लिख लें, जो मर्जी लिख लें, फैक्ट्री, और फिर हेड ऑफिस फिक्स कॉस्ट, और हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, FN वाले आ गए कि नहीं? ओके, अभी नहीं आए, आ रहे हैं। चलें जी, ओके सेल से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या सवाल में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड गिवन है या निकालने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे, भाई ने गुस्से से कहा, आवाजारी से कहा कि निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, निकाल लेते। वर्किंग 1 यूनिट्स सोल्ड, बल्कि एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इकट्ठे ही निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है? एक ही वर्किंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक कॉलम बना लेते हैं हम यूनिट्स का, ठीक है जी, और एक कॉलम हम बना लेते हैं रुपीस का। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दी जाएगी प्रोडक्शन, लेस कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक,
और हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है जी। यूनिट्स की बात करें, ओपनिंग स्टॉक कितना है सवाल में? 4000 यूनिट्स। प्रोडक्शन कितनी हुई है? 12000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3000। तो सेल्स कितने हुए होंगे? कितने? 13000। ओके, 13000। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 है? ओके जी, तो यूनिट सोल्ड आ गए जी 13000। तो 13000 सेलिंग प्राइस क्या है? 1600। तो बता दीजिए सेल्स कितनी हो गई? 2080 20800। ओके, अब बात आ गई जी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी? वेरिएबल कॉस्ट शामिल करनी है। तो ठीक है जी, कॉस्ट निकाल लेते हैं यहां पर वर्किंग टू से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। समीर, डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी सवाल में? 630। डायरेक्ट लेबर कितनी है सवाल में? 180। और वेरिएबल एफओएच अच्छा कितना? टोटल 220 है और कितने परसेंट वेरिएबल है? तो इसका 60% बता दें। और फिक्स्ड एफओएच 220 का 40% बताइए। 58 88। लें जी, अब यहां पे बल्कि एक काम करते हैं, इसको छोड़ दें, अभी हम वेरिएबल की बात करते हैं अभी। ठीक है, बताइए। 951। तो ये हमारी बन गई जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक हो गई बात समझ आती है। लेकिन ये जो हमारे पास कॉस्ट आई है वेरिएबल, ये इस साल की है, ऐसी है, करंट ईयर। पिछले साल की तो कुछ और है भाई, पिछले साल की कुछ और है। वो क्या है? प्रीवियस ईयर। डायरेक्ट मटेरियल कितना बढ़ा भाई? 5%। जरा गौर कीजिए, पिछले साल कोई वैल्यू होगी, उसमें हमने उसका 5% ऐड किया होगा, तो हमारे पास कितना आया होगा? 630। कैसे ही है? ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 0.05x इज इक्वल टू 630? क्या इसको 1.05x 630 लिखा जा सकता है? और क्या इसको 1.05 से डिवाइड किया जा सकता है? तो सर यही काम हमने यहां पे करना है कि इन सब को हमने 1.05 से डिवाइड करना है। बताइए, 630 डिवाइड बाय 1.05 600। यानी पिछले साल इसकी कॉस्ट कितनी थी? 600। लेबर की बताइए, 189 डिवाइड बाय 1.05 180। ओके, और वेरिएबल एफओएच तो मेरे ख्याल में 10% बढ़े हैं, क्या ख्याल है? 1.10 बताइए। 120। और पिछले साल की कितनी बन गई कॉस्ट वेरिएबल? 900। 900 ले जी, पिछले साल की कॉस्ट आ गई। ये कॉस्ट निकालनी क्यों जरूरी थी भाई? ओपनिंग स्टॉक हमारा इस वैल्यू पे पड़ा हुआ है, तो जब तक हम ये पिछले साल की कॉस्ट ना निकालते तब तक हम ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे। ठीक होगी बात? वो नीचे किसी को कहना। ओके, ले जी, ओपनिंग स्टॉक के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा भाई? आपको करना पड़ेगा 600 से सर। 600 जमा 180 जमा 120 900 से। ओके, तो आप इसको 900 से मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग 2। बताइए, 36 लाख। यू मीन टू से 3.6 मिलियन? अच्छा, 3.6 मिलियन। ओके, प्रोडक्शन 12000। ये क्या नए रेट पे, करंट ईयर के रेट पे होगी या पिछले रेट पे होगी? ये तो करंट ईयर पे होगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 951 से, और ये भी आ जाएगा वर्किंग 2 से। बोलिए, 11412।
अब आए क्लोजिंग स्टॉक पे। सवाल में FIFO है, वेटेड एवरेज है? FIFO है। इसका मतलब है कि 4000 बने पड़े हुए थे पहले से, 12000 मजीद बनाए, जो 13000 सेल हुए, इस 13000 में से ये 4000 वाले चले गए, तो इसका मतलब है बाकी जो 3000 पड़े हुए हैं वो इस 12000 में से पड़े हुए हैं। बात समझ आ गई? तो ये 3000 इस 12000 वाले में पड़े हुए हैं, तो इट मींस के इन पे भी जो रेट लगेगा वो यही 951 लगेगा। ओके, वेटेड एवरेज होता तो क्या करते हैं? टोटल टोटल एवरेज रेट निकाल लेता, बस ये फर्क होना था। बताइए। 2853,000 जी, बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स 12159 12159,000 ले जी, वर्किंग 1 से आ गया 12159,000। ग्रॉस बताइए, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 8641,000। नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट सवाल में है। नॉन प्रोडक्शन हेड ऑफिस की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है भाई? हेड ऑफिस की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बताएं। नहीं, मुझे कैलकुलेट करके बताएं भाई, बताइए। ओ शहजादे, कैलकुलेट कैसे हुई है? 165 का, हाँ यूं बताए ना, 165 का 40% मल्टीप्लाई बाय 13,000। हाँ ठीक है, क्या गुस्सा क्यों करता है? ठीक है, बताइए कितना बना? 858,000। तो बता दीजिए नेट कंट्रीब्यूशन। 7783। फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है हमारे पास सवाल में? क्या फैक्ट्री की कोई फिक्स कॉस्ट है? कितनी है? 40% ऑफ 220 का 40%, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाँ यहां पे बताएं। अब यहां क्यों 15,000 कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सवाल में उसने कितना बताया हुआ है? नॉर्मल कैपेसिटी उसने बताया हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन रेट निकाला होगा उसने सवाल में, वो कितना निकाला हुआ है भाई? वो गालिबन 220 का 40% है, ठीक है? 220 का 40% एब्जॉर्प्शन रेट निकला होगा, बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, ऐसे ही निकला होगा। 220 का 40% बताएं कितना बनता है? 88। ये निकालना है हमने। ये कितना है जी? 15,000 इंटू 88, बताइए 15,000 इंटू 88 बताइए। 1320,000। ले जी, सवाल में एक्चुअल मौजूद नहीं है, तो जिस तरह पहले 2-3 सवाल हमारे गुजरे हैं कि हमें इसी को ही एक्चुअल मानना पड़ेगा, तो यही हम एक्चुअल यहां पे कंसिडर करेंगे। ठीक होगी बात? तो 220 टोटल ऑफ एफओएच थे, उसमें फिक्स्ड एफओएच सिर्फ कितने हैं? 40% है, जो कि 88 है। तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन रेट आपका 88 है। एब्जॉर्प्शन रेट उसने आपको दे दिया, उसने आपको नॉर्मल कैपेसिटी दे दी, तो इसका मतलब है कि बजटेड एफओएच जो आपके निकलने हैं वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलने हैं। ठीक है, और सवाल में चूंकि मेरे पास एक्चुअल एफओएच मौजूद ही नहीं है, तो आपको पता है पिछले 2-3 सवालों से हम यही काम कर रहे हैं कि हम इसी को ही एक्चुअल एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर पेपर में आपको एक्चुअल दे दिया जाए तो फिर आपने वो वाले उठाने, ये नहीं उठाने। ये तो हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि सवाल में एक्चुअल एफर्ट है ही नहीं। लेकिन आई कैम मोस्टली एक्चुअल एफर्ट्स नहीं देता, इसी को ही कंसिडर करवाता है कि यही कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो और समझो कि यही एक्चुअल है। बात समझ आ गई? और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि दो वजूहात की वजह से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, या न्यूमरेटर बजटेड एफर्ट्स की वजह से, या नॉर्मल कैपेसिटी या प्रोडक्शन की वजह से। ओके, ये बात सारी क्लियर हो चुकी हुई है आपको। चले जी, कितना बना? 1320। इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन गया 1320। हेड ऑफिस फिक्स कॉस्ट बताइए कितनी है? 40% ऑफ क्या? 165 का 60%। इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करूं? नहीं सर, ये 13,000 से होगा। वो तो सिर्फ इसलिए था कि वो मुझे बजटेड एफर्ट्स निकालने थे और 15,000 था, वरना तो 13,000 ही है ये। बताइए। उस जालिमों, प्रॉफिट बचाओगे कि लॉस पे ले जाओगे? बताइए जी, प्रॉफिट कितना है? 17
000 नहीं जी, प्रॉफिट हो गया आपको, प्रॉफिट 51,76,000 रुपए का। मार्जिनल नोट करें फिर एब्जॉर्प्शन पे जाते हैं। सर जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जगह नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड लिखो तो फिर भी 13,000 से मल्टीप्लाई। फिर बता मेरा भाई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो लिखा है हाँ इसकी जगह वो सिर्फ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड लिख देता। हाँ फिर भी नहीं, फिर वो जो नॉन प्रोडक्शन लिख देता ना तो वेरिएबल ऊपर चले जाते, फिक्स नीचे आ जाते, फिर भी ऐसे ही होता, कुछ से फर्क तो कोई नहीं पड़ता। नॉन प्रोडक्शन सेलिंग, नॉन प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो हेड ऑफिस के वेरिएबल है, वो हेड ऑफिस के फिक्स्ड है, नाम का ही फर्क है बस। नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई किया 13,000 से। हाँ हाँ, नॉन प्रोडक्शन हेड ऑफिस का ताल्लुक तो सेल्स से होता है ना 13,000। नोट नहीं करे हजरात? अच्छा, होमवर्क करके आए हुए? नहीं करके आए हुए, काफी लोग नोट कर रहे हैं, यही वो दुर्गंधा सता रहे हैं। बहुत आवाज आ रहा है, बड़े खामोश खामोश है आज, है ये था सैटरडे है। अच्छा, मंडे भी आवाज़ार होता है आपका, सैटरडे भी आवाज़ार होता है आपका, फ्राइडे को आपका टेस्ट होता है, वो आपसे वैसे दिल नहीं लगता। पीछे रहता है मंगल बुध जुमेरात, उसमें भी किसी की तबीयत ख़राब होती है, कभी कोई कुछ होता है, पीछे रह के 2 दिन ही बचते हैं जिसमें आप दिल से पढ़ते हैं। चल जी आगे। Absorption costing, sales less cost of sales सेल्स में कोई फर्क? 28,00,000 लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में आके फर्क पड़ेगा। वर्किंग 3 कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दी जाएगी प्रोडक्शन, लेस कर दी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम वही है भाई, ओपनिंग स्टॉक अब यहाँ पे डिफरेंट डेट पे पड़ा हुआ है और प्रोडक्शन डिफरेंट डेट पे पड़ी हुई है, देख लीजिए बाद में नोट कर लीजिएगा। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं चाहिए बल्कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल एफर्ट्स है और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मौजूद है
जो कि आपके पास किस वर्किंग में उधर आ रही है, वर्किंग 2 में। ओके, तो करंट ईयर की भी आ रही है और प्रीवियस ईयर की भी आ रही है, प्रीवियस ईयर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कितनी आ गई, करंट ईयर 951 और प्रीवियस ईयर 900, 951 और 900। कोई मसला इसके अंदर? अब आप इसके अंदर बस फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे, फिक्स्ड एफओएच कितना है भाई, वो करंट ईयर का कितना है बताइए, करंट ईयर का कितना है 88। ये कहां पे हमने कैलकुलेट किया, कहीं कैलकुलेट किया हमने, ये नहीं किया, चलें कैलकुलेट करवा दें। कैसे, 220 इंटू 40%। बताइए करंट ईयर की टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज 1039। और प्रीवियस ईयर में उसने कितना बताया हुआ जी, 5% कमी। तो क्या 88 को 1.05 से डिवाइड कर देंगे, बताइए। सॉरी 10% है, आई एम सॉरी 10% है ये, बताइए। 80, 980 भैया, 980। ओके, ले जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू हुआ है 980 पे। यूनिट्स कितने ओपनिंग स्टॉक के, 4000 इंटू 980, बोलिए 392 जीरो, शहजादा है 392,000। या तू 3.92 मिलियन बोल दे यार। बताएं जी प्रोडक्शन 12,000, और ये तो करंट ईयर के रेट पे होगा भाई 1039। बताइए 12468,000। फाइफो मेथड है, से क्लोजिंग स्टॉक के 3000 यूनिट है, बस ठीक है जी। 13,000 थे, 13,000 जो थे वो 4,000 ओपनिंग वाले चले गए, तो बाकी जो बचे होंगे प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे, तो इंटू 1039। हाँ भी कितने थाउजेंड बता, 3,117,000 नहीं, 000 नहीं, 1000 जी। बोलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स 1327 1000, 13,271, तो 13,271 और आ गया अनएडजस्टेड जीपी, बोलिए 7,529,000। उन्हें मजाक ही बना लिया 1000, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच। टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड, हाँ जी, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। टोटल प्रोडक्शन 12,000 नजर आ रही है और एफओएच ये 88 नजर आ रहा है, बोलिए 105,56,000, 10,56,000। और एक्चुअल एफओएच ये कितने हैं भाई, ये कितने हैं भाई, सवाल में एक्चुअल एफओएच है ही नहीं, तो एज्यूम करेंगे जो बजटेड एफओएच है वही एक्चुअल एफओएच है, तो वो कितने होंगे भाई, 15,000 यूनिट्स इंटू 88 कितने बनते हैं, यही यही ओके। अब ये फर्क क्यों आया, यूनिट्स की वजह से फर्क आया, ठीक है। अगर हम देखें तो हमने बजटेड ओवरहेड्स दोनों में सेम ही कंसिडर किया, बजटेड भी और एक्चुअल भी। ओके, जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो बजटेड एक्चुअल हमने बराबर एज्यूम किए हैं, क्योंकि यूनिट्स का फर्क है, इसी वजह से ये फर्क आ रहा है। ओके, बोलिए 264,000 अंडर ओवर, सोच के बताइए ऐड होंगे कि लेस होंगे, सर सोच के लेस होंगे, नहीं सर सोच के नहीं, ये देख के लेस होंगे, अल्लाह पूछेगा आपसे। 264 जी, बताइए एडजस्टेड जीपी 7,265,000। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस बताइए जी, वेरिएबल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, नजर आ रहे हैं वैसे यहां से 858, क्या ख्याल है, और फिक्स भी नजर आ रहे हैं कहीं पे, ये नजर आ रहे हैं 1287, तो यहीं से उठा लेते हैं। बताइए नेट प्रॉफिट 5.1 512 520,000 ऐसे ही है,
प्रॉफिट मैच नहीं है, क्या करूं? मांगी हुई है रिकंसिलेशन उसने, मांगी हुई है, चले लग गया तो भी कर लेते हैं, एक ही दफ़ा नोट कर लीजिएगा। बड़ा बड़ा डिफिकल्ट स्टेप है भाई, ज़रा खामोश हो जाए, बड़ा सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पे जी। हाँ जी, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, हाँ जी। क्या ऐड क्या करूं? वजह उस कॉन्सेप्ट भी कभी कभी रिवाइज कर लिया करें, मैं ही करवाऊं, वजह पेपर मैंने देना है। कितना है जी प्रॉफिट मार्जिनल में? 5176,000। ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग का कितना नजर आ रहा है? कितना है जी? 3600,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? 2853,000। ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन का नजर आ रहा है 3920,000 और क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है 3117,000। और देख लें इज्जत रह गई है कि नहीं? ये ना जी, ठीक है जी, नोट करें अब और फिर हम अगला सवाल करते हैं। वैसे सैटरडे को मेरा भी दिल नहीं करता कभी पढ़ाने का, ऑफ कर ले, वजह ऑफ कर ले, तेरा पक्का ही ऑफ कर देते हैं, पक्की पक्की छुट्टी, क्या ख्याल है? नहीं कल टेस्ट दिया था आप लोगों ने? कितने लोगों ने टेस्ट दिया था कल? ये देखिए, ये वही 4-5-6, कोई बात नहीं, इतने परसेंट रिजल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह, 25-30% ही आता है बस। आपने दिया था सर टेस्ट? कितने सवाल थे? 4 थे। पहला सवाल कौन सा था? हो गया था वो? इजी सवाल था ना, मुश्किल नहीं था, लेकिन उसमें कुछ 2-3 चैप्टर घुसाने की कोशिश की गई थी। चौथा सवाल हो गया था आपसे? प्रोडक्ट वाइज जो था, प्रोडक्ट वाइज चौथा वही था ना, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी थी, हो गया था वो करना है अभी हमने डिस्कस पूरा। तीसरा सवाल हुआ था, वो कौन सा सवाल था? वो यही वाला कौन सा था? अच्छा नहीं, वो जरा कोई रिवर्स वर्किंग थी सारी, वो मैंने एक दफा बताया था ना, याद है कि वो रिवर्स वर्किंग कराता है, ये वो सवाल था। हाँ बट ठीक है, कोई नहीं, करवाएंगे, बहुत कुछ जिंदगी में अनसीन भी आता है, इसमें इसी के बाद कोई बात नहीं। आप हार्दिक पांड्या याद करके गए थे, कौन आ गया सामने? मिचेल स्टार्क आ गया, कोई बात नहीं, खैर है, बात तो वही है ना, आगे आती गेंद को जो है वो छक्का मार दो, शॉर्ट बॉल को पुल मार दो, रूल्स तो वही है, बाज आती गेंद को छोड़ दो, रूल्स तो वही है, चाहे जो मर्जी बॉलर हो। रट्टे वाले रट्टे लगा कौन रहा है सर? माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, है रगवा कौन? मैंने तो भाई आपकी ये कॉन्सेप्ट बताए थे पहले, मैंने कौन से डायरेक्ट लगवाए, मैंने तो आपकी आसानी की है कि कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज किया करें। आप लोग उस तरफ आते ही नहीं है, आप कहते हैं बस नेगेटिव है तो अंडर ही होगा, हमें क्या लगे ये देखने से। बहुत बड़े जुगाड़ू लोग हैं आप, ये पूरी कौम का मसला है।
जी, जिन्होंने नोट कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, पेज 473 पे। रनवे पाकिस्तान लिमिटेड, और लिखा हुआ रन अवे पाकिस्तान। रनवे है ये, रन अवे नहीं है, रनवे है। पेज 473 पे क्वेश्चन नंबर 7, रनवे पाकिस्तान लिमिटेड। कितने नंबर का सवाल है? 20 नंबर का है। 20 नंबर का सवाल है, तो ये सवाल बताएगा भी कि मैं 20 नंबर का हूँ। अपेरेंटली सवाल आपको देखने में कोई इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन इस सवाल के अंदर एक दो बड़ी फजूल बातें हैं, ठीक है। और वो एक ही बात है जिसकी वजह से मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, वरना इस सवाल में और कुछ भी नहीं। रनवे पाकिस्तान लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेल्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड वेरिएबल फिक्स कॉस्ट एटसेट्रा फॉर द सेकेंड क्वार्टर फॉर द ईयर 2006। तो ईयर 2006 का जो सेकेंड क्वार्टर है, जो कि गालिबन अप्रैल, मई और जून होता है, उन 3 महीनों का डाटा उसने आपको दिया है। सेल्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, रनवे पाकिस्तान, पेज 473 पे मिल गया। ओके, सेल्स हो गई 75 मिलियन की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 5171,100, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 11 रुपए। उसने जिंदगी आसान कर दी आपकी। उसने मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफर्ट्स का टोटल बता दिया 10 रुपए है, और एब्जॉर्प्शन रेट उसने निकाल दिया 11 रुपए है। तो शायद मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हमें 10 रुपए चाहिए होंगे, ओपनिंग, प्रोडक्शन और क्लोजिंग के लिए, और जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए 10 जमा 11 21 चाहिए होंगे। तो जिंदगी आसान हो गई, सेल्स भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल गई। अब पीछे रह क्या गया मेरे भाई? अब मेरे ख्याल में बस हमें एक यूनिट चाहिए बस। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स्ड है जी 2.5 लाख के लिए। जी यहां पे भी उसने फिक्स वेरिएबल पूरा ओ भाई प्लेट में रख के सवाल दिया उसने आपको। मेरे ख्याल में उसने आपको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल दे दिए 2 लाख के, और फिक्स दे दिए 2.5 लाख के। तो सर क्या ये मार्जिनल वाला आपका फॉर्मेट पूरा नहीं हो जाता? सेल्स भी आ गई, वेरिएबल में आपने बस यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स 2.5 है तो वेरिएबल 2 ही होंगी ना, 2 कर देंगे, और फैक्ट्री रह गए बस, वो भी निकल आएंगे। आगे कोई ना कोई बेसिस उसने दिए होंगे उस पर, वो भी निकाल लेंगे। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है, तो इसमें 20 नंबर का है क्या? फिर देखते हैं, अभी सवाल बाकी है। सेल्स के अब यूनिट्स बता रहा है आपको, जरूरत नहीं थी, ऊपर सेल्स मौजूद है तो यूनिट्स की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन चले कोई बात नहीं, यूनिट्स दे दिए। एक्चुअल प्रोडक्शन भी उसने हमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है जी, प्रोवाइड कर दी। बजटेड प्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर दी, कोई बात नहीं। एंडिंग इन्वेंट्री भी बता दी। तो एंडिंग इन्वेंट्री हो गई, सेल्स हो गई, प्रोडक्शन हो गई, ओपनिंग स्टॉक निकल आएगा। देखें इस फॉर्मूला में 3 चीजें दे दी, सेल दे दी, क्लोजिंग दे दिया, प्रोडक्शन दे दिया, ओपनिंग और बैलेंसिंग निकाल लेंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक नई चीज उसने दी है, बजटेड प्रोडक्शन। ये पिछले सवालों में वो नहीं देता रहा, पिछले सवालों में वो नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल प्रोडक्शन देता रहा, और इस सवाल में उसने आगे आपको नॉर्मल कैपेसिटी भी दे दी। तो नॉर्मल कैपेसिटी 35 लाख है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगा 30 लाख, लेकिन असल में बनाए 24 लाख 20,100। इस सवाल में तीनों ही चीजें आ गई, इस सवाल में तीनों ही चीजें आ गई। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है जी, ओके।
पिछले क्वार्टर की प्रोडक्शन 3100 150 पता नहीं क्यों दे रहा है, सेल्स इन क्वार्टर वन पिछले क्वार्टर की सेल्स पता नहीं क्यों दे रहा है। आगे चलें, अभी तक सवाल में मुझे कोई ऐसी फजूल बात नजर नहीं आई, बस ये इसने पिछले क्वार्टर का डाटा दिया, पता नहीं क्यों दिया। The sales manager claims that the operating profit of the quarter has been wrongly calculated and is much higher than 517100। वो कहता है भाई मुझे ना इसमें मसला लग रहा है, प्रॉफिट जो है ना वो 51,71,100 से कहीं ज्यादा है। ठीक है जी, कहने से क्या होता है? इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू कंप्यूट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम। लेकिन सर हमारे पास तो नॉर्मल कैपेसिटी है और हमारे लिए तो प्रायोरिटी वही होती है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अब अपनी प्रायोरिटीज पे जाऊं या जो कंपनी की पॉलिसी है उसको फॉलो करूं? आपको पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको डे वन से ये बात पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ अपने रूल्स भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप बजटेड प्रोडक्शन पे जाते हैं तो ठीक है, उस पर चले जाएं, कोई बात नहीं। हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट ऊपर 11 निकला हुआ है, हम 11 को नॉर्मल कैपेसिटी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम बजटेड प्रोडक्शन 3 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही एक्चुअल एफओएच आ जाएंगे, क्योंकि इस सवाल में भी एक्चुअल एफओएच नहीं है, तो आपको बजटेड ओवरहेड्स को ही एक्चुअल एफओएच समझना पड़ेगा। तो अगर 11 जो है वो 3 मिलियन को डिवाइड करके निकला हुआ है, तो फिर आपको 3 मिलियन से ही मल्टीप्लाई करके तो क्या करना पड़ेगा, अपने बजटेड एफर्ट्स निकालने पड़ेंगे। सवाल तो पूरा हो गया। अब ये भाई साहब चाह क्या रहे हैं? पहले में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट्स अंडर द प्रेजेंट मेथड बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर। वो कहता है कि भाईजान एक तो प्रेजेंट मेथड जो कंपनी फॉलो कर रही है उससे बना दो। अब प्रेजेंट मेथड कौन सा है, कैसे पता है आपको? क्योंकि उसने सवाल में रिक्वायरमेंट में कह दिया कि एंड आल्सो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सर उसने बताया है इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू कंप्यूट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, बताया तो वह उसने। तो अगर कंपनी अभी एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रही है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो कर रही है ना। तो एक वो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बना दो और एक बना दो मार्जिनल कॉस्टिंग से। सर सवाल में आपको कोई लग रहा है 9 नंबर की चीज? इसमें कोई आपको ऐसी बात लगी हो जाए कि यार नहीं यहाँ पे कोई चक्कर चला रही है, कोई ऐसी बात आपको लग रही है? कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। आपके पास सेल्स मौजूद है, आप सेल्स पुट करें उसके अंदर। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पिछले साल का डाटा देखें, क्या दिया उसने? पिछले साल की प्रोडक्शन दी है, पिछले साल की सेल्स दी है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? क्या मुझे ओपनिंग का कोई रेट मिल जाएगा? कैसे निकालेंगे बताएं? ये यूनिट्स दिए हुए उसने, पिछले साल की प्रोडक्शन के यूनिट्स, पिछले साल सेल के यूनिट्स। इससे आपको क्या फायदा है? यूनिट से आपको क्या फायदा है भाई? सर आप इस साल का ओपनिंग स्टॉक तो निकाल लेंगे ना, आपके पास इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल की आपके पास प्रोडक्शन है, इस साल की आपकी सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक तो यूनिट्स यहां से निकाल लेंगे आप। मेरा सवाल है कि क्या यूनिट से FIFO डिसाइड होता है, वेटेड एवरेज डिसाइड होता है, या उनकी वैल्यू से डिसाइड होता है? वैल्यू से डिसाइड होता है। तो वैल्यू कितने है पिछले साल की? कहीं दी है उसने सवाल में? कोई बताया हो कि इतने परसेंट इंक्रीज हो गया, इतने परसेंट डिक्रीज हो गया, कहीं कुछ बताया? पिछले साल की तो वैल्यू नहीं है मेरे पास, कहीं पे भी नहीं है। क्या ख्याल है? मेरे पास सवाल में कहीं वैल्यू नहीं है भाई। तो ओपनिंग स्टॉक का रेट वही होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन का रेट है, यही 11 और 10 आपको लेना पड़ेगा। तो भाई सवाल में कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये सादा सा सवाल है। तो ये सवाल आप कर लेंगे। ए पार्ट तो हो जाएगा, ए पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पार्ट इज वेरी इजी, सिंपल, वेरी सिंपल। आपने सिंपल रेट कैलकुलेट करने हैं। मार्जिनल में आप यहां 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एब्जॉर्प्शन में आप 10 जमा 11 21 21 और 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। कॉस्ट ऑफ सेल ही मुश्किल होती है, बाकी तो डाटा उसने सारा सीधा सा दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जो आप फिक्स्ड एफओएच निकालेंगे, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो आप ऐसे निकालेंगे। उसने एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकाला हुआ है? 11। ओवरहेड्स हमें पता नहीं है, लेकिन ये निकले हुए बजटेड के ऊपर। क्या ख्याल है? तो आप आराम से इसको 33 मिलियन कर लें, कोई प्रॉब्लम? सर जिंदगी मुश्किल है बी के अंदर, और बी में इसको 7 का नहीं देना चाहिए था, बी में इसको 13 का देना चाहिए था। पहला पार्ट होना चाहिए था 4 नंबर का, दूसरा पार्ट होना चाहिए था 13 नंबर का, और सी तो चले ठीक है, जितने का बी है उसको छोड़ दें। दूसरे पार्ट पे आइए। ऑल्सो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट्स अंडर द प्रेजेंट मेथड बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी एंड ऑल्सो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग यूजिंग FIFO को। अब जरा रुके, ये किधर से आ गया FIFO को? सवाल में पिछले साल का कोई रेट ओपनिंग स्टॉक का मुझे बताएं, क्या बात हुई थी? ओपनिंग स्टॉक का रेट डिफरेंट हो, करंट प्रोडक्शन का रेट डिफरेंट हो, जैसे यहां पर है, तभी FIFO और वेटेड एवरेज लगता है ना। पिछले साल का रेट किधर है? किधर है पिछले साल का डाटा? हाँ जी अब बताएं।
ये फनकारी है सवाल में। अगली लाइन पढ़ लें, चले, हाँ ठीक है, अगली लाइन पढ़ लें। इफ ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, तो ये तो हम पहले भी करते हैं। वो कह रहा है कि अगर अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज होते हैं तो मुझे ये सवाल 5 और वेटेड एवरेज से करके दिखा दें। प्रोडक्शन इन क्वार्टर 1 में कुछ क्या कुछ होगा? ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा? पिछले साल की जो प्रोडक्शन है उससे ओपनिंग कैसे आएगा? क्वार्टर 1 पहले क्वार्टर सर यूनिट्स से FIFO वेटेड एवरेज का क्या ताल्लुक है, मेरा बस ये बता दें। ये तो यूनिट्स है ना, ऊपर हेडिंग है यूनिट्स, ये तो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ठीक है, निकाल लें, इससे क्या होगा? से इसकी सेल्स में डिफरेंस है। रिवर्स कैसे जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेकंड क्वार्टर का। हाँ जी, 20 नंबर का सवाल है, अभी 20 नंबर का नहीं होता उसमें कोई ना कोई फनकारी। अच्छा फनकारी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बोंगी सी बात है, ये भी मैं आपको बता दूं, आप बाद में हंसेंगे कि ये क्या हरकत है, ये मैं पहले बता दूं आपको, बाद में फिर हंसना नहीं है कि इसलिए क्या बोंगी थी इसके अंदर, लेकिन बहरहाल है, बहरहाल है। नहीं नहीं, अब सेल्स मैनेजर ने कह दिया कि उसको शक है, तो अब आप भी ऐसे कहेंगे? हम कोई गुलाम है जो वो कहेगा मान लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। गुड पॉइंट। बजट प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, दिया है, फिर अच्छा ठीक है, अगर होगी पिछले क्वार्टर की, फिर पता नहीं, नॉर्मल कैपेसिटी आप कह सकते हैं दोनों साल की सेम होगी, बजटेड में मैं कुछ दावे से नहीं कह सकता। आप लोग पता नहीं यूनिट्स में क्यों लचर है, तो सर यूनिट से होगा क्या, क्या करेंगे यूनिट से? आप मैक्सिमम, अगर अव्वल तो आप नहीं निकाल सकते हैं, जो मर्जी कर लें, क़यामत तक टाइम ले लें, नहीं निकाल सकेंगे आप। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही निकाल लेंगे ना यूनिट्स में। सवाल मेरा ये है, अगर आपने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में निकाल लिया, वो फर्क तो रेट का होता है भाई, रेट किधर है पिछले साल का? पिछले साल जो स्टॉक बना उसकी कॉस्ट किधर है? वो होगा तो वेटेड एवरेज और FIFO निकलेगा ना, वो ही नहीं है आपके पास, तो कैसे करेंगे? पॉइंट जी, एक ही से कर लेंगे मतलब, हाँ तो क्या होगा वो रेट पिछले साल का जो इस साल है? तो अगर इस साल वही रेट है जो पिछले साल है, तो फिर FIFO वेटेड एवरेज क्यों कह रहे हैं करके दो? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी तो सेम ही हो गया, ए और बी सेम ही हो गया ना। अगर रेट ही कोई नहीं है, आप कह रहे हैं ओपनिंग का रेट सेम है, प्रोडक्शन का रेट सेम है, तो बी पार्ट उसने बनाया क्यों है? हाँ जी, हूं ना हो, आ गया मिचेल स्टार्क, MCG का ग्राउंड है, पहला ओवर है, ब्रांड न्यू बॉल है, और आप कौन हैं? आप अहमद शहजाद हैं, और आप खड़े हुए हैं। आप बताएं, बी अ बाबर आजम मैन, बने बाबर आजम, कोई बात नहीं, सोचें, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, इजी हो गया, सोचें, साथ वाले से मशवरा भी कर सकते हैं आप। अच्छा मजे की बात है, साथ वाला भी वैसा ही है, कोई नहीं, साथ वाला मोहम्मद रिजवान समझे, मशवरा करें उसके साथ, खुद बाबर आजम बने, वो पार्टनरशिप चलाएं कुछ 100 से ऊपर की। इमामुल हक ये है, तो उसको ड्रॉप कर देगा अब तीसरे चौथे मैच में। हाँ भी नौजवान, कुछ समझ आती है कि पहली भी चली गई है समझ? एक तो सैटरडे, ऊपर से ऐसे पुट्ठे सीधे सवाल। तू मेरा भाई यूनिट्स में फंसा हुआ उस वक्त से यूनिट से नहीं कुछ निकलना मेरे भाई। चले मैं बताता हूं, अब जरा सुने, अब आप कहेंगे सर ये बोंगी है, और मेरे हिसाब से भी ये बोंगी है, लेकिन चले कोई बात नहीं, अब है तो है। देखिए पहला पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, यहां पे आप यूनिट्स चेंज करेंगे, रेट उसने आपको दे दिया है, मार्जिनल की बात करें तो यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10 आ जाएगा। पिछले साल रेट्स का कोई डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, और अगर आप एब्जॉर्प्शन पे आएंगे तो ये 21 यूनिट्स आप चेंज कर लेंगे और ये 21 आ जाएंगे।
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए पार्ट आपका बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, रिकंसिलिएशन भी बनानी है, सी में लिखा हुआ है, तो उस वो करके आप रिकंसिलिएशन बना लेंगे। अब वो बी पार्ट में कहता है कि भाईजान 5-4 एफको से बना दें। अब वो बात क्या कर रहा है? वो बात ये कर रहा है इफ ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। असल में पॉइंट ना इस जुमले के अंदर है, वो जो बोंगी छुपी हुई है ना उसके अंदर छुपी हुई है। कैसे? ये देखिए, अभी मैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन यहां पर लेके आ रहा हूं। कैसे ही है बोले? ओके, इस सवाल में तो आया है अंडर एब्जॉर्ब। मैं आपको बेहतर समझाने के लिए कह देता हूं कि लेट्स अज्यूम 5 लाख का ओवर एब्जॉर्ब आया। ओवर एब्जॉर्ब से समझ आएगी, कॉन्सेप्ट अंडर में भी वही लगेगा। 5 लाख अब आपका मिसाल के तौर पे इस सवाल में ओवर एब्जॉर्ब आ गया। अब जब ओवर एब्जॉर्ब आएगा तो आप क्या करेंगे? वो कहता है कि आपने इसको यहां पे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, इधर आपने उसको यहां पर प्रोडक्शन में जाकर ऐड कर देना है। ओवर एब्जॉर्ब 5 लाख। बात समझे आप? अब मुझे बताइए कि आपके ये यूनिट्स इस रेट पे हैं तो आपका आंसर आ रहा है, लेकिन जब आप अपनी ये वैल्यू टोटल कर देंगे और फिर यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो क्या रेट 21 से रहेगा या ये रिवाइज हो जाएगा? रेट रिवाइज हो जाएगा आपका। और जब आपका रेट रिवाइज हो जाएगा, मिसाल के तौर पे ये 21 नहीं रहेगा, हो सकता है ये 19 पे आ जाए। ऐसे होगा। अगर ये 19 पे आ गया तो क्या FIFO वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया? अब अगर FIFO है तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि चलो ओपनिंग में से निकल के ये रहेगा तो क्लोजिंग में ये पड़े होंगे। वेटेड एवरेज में आप वेटेड एवरेज कर लेंगे, और वेटेड एवरेज कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस 12468,000 प्लस 5 लाख जो अंडर एब्जॉर्ब का है वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। ओके, और फिर आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इन तीनों के यूनिट से। तीनों क्या? दो ही हैं, 4000 और 12000। ले जी, वेटेड एवरेज रेट आएगा वो आप इसको साइन कर देंगे, सवाल हो जाएगा। बस बात समझ आई? क्या चीज? अंग्रेजी का काम है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब एक और मजे की बात सुने सर, आपका FIFO वेटेड एवरेज निकल रहा है सिर्फ अंडर ओवर एब्जॉर्ब की वजह से, ऐसे ही है। यहां पर क्या करेंगे? मार्जिनल में, मार्जिनल में क्या होगा? इसमें तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। अगर अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं है तो प्रोडक्शन में कुछ ऐड भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन में कुछ ऐड नहीं होगा तो रेट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि जो ए पार्ट में मार्जिनल बनाया होगा, बी पार्ट में मार्जिनल का FIFO भी वैसे ही बनेगा और एफ को भी वैसे ही बनेगा। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, बस। तो मार्जिनल में कोई तब्दीली नहीं आएगी बी के अंदर। जो ए में बनाया वही बी में FIFO में बनाना पड़ेगा, वही बी में एफ को में बनाना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल बनाना पड़ेगा। ये नहीं लिखना कि सेम एज ए अबव, ऐसे नहीं करना, वही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तब्दीली कोई नहीं है। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? अब करें सवाल ये। मैं सिर्फ बी पार्ट कर रहा हूं आपके सामने, सिर्फ बी पार्ट में कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन मार्जिनल में एक दफा आपके सामने बनाऊंगा जरूर ताकि आपको पता लग जाए। हाँ भी, कैसा लगा पॉइंट जी? सही था? चले जी, सबसे पहले मार्जिनल बनाते हैं जी, और ये सब चीज़ें फॉर्मेट बना रहने देते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। वेरिएबल कॉस्ट की सवाल में गिवन है, डायरेक्ट ही आ जाएगी। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ले जी, सबसे पहले सेल्स कितनी है जी? सेल्स सवाल के अंदर सेल्स उसने वैसे दी हुई है 75 मिलियन की, डायरेक्ट ये उठा लें। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप 75 मिलियन को डिवाइड कर सकते हैं, जो उसने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए हुए 3 मिलियन से, वहां से सेलिंग का रेट निकालें और उस रेट को 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, नहीं यकीन आ रहा जिसको कि 75 मिलियन गलत है तो यूं भी कर सकता है। 75 मिलियन को 3 मिलियन से डिवाइड करके सेल प्राइस निकाल दे और उसको फिर मल्टीप्लाई करे 3 मिलियन से, तो 75 मिलियन ही आंसर आएगा। तो सेल्स यही आ गई। आए जी, कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? नहीं पता, लेकिन हमें पता है एक्चुअल प्रोडक्शन 24, 20, 100, ये हमारे यूनिट्स हो गए। उसके बाद सेल्स क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? 3, 20, 200, 3, 20, 200, और सेल्स कितने हैं जी? 3 मिलियन। सर वर्क बैक करके बताइएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है?
वर्क बैक करके बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है। अब देख रहे होंगे क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, यही सोच रहे हैं सब। 3 मिलियन में से 24 20 100 माइनस करें और ये ऐड करें। नहीं, खुदा का वास्ता है यार, नहीं कुछ होते हैं मेरे जैसे भी। ओपनिंग स्टॉक चाहिए ना, इसको वहां ले जाके माइनस कर दें, इसको वहां ले जाके प्लस कर दें। कितना है जी? 900 100 900 100, ठीक है। 900 100 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। याद रखिए सवाल हम मार्जिनल से कर रहे हैं, ओके। तो मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल आएगी और इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। बताइए, एक जीरो बस एंड पे लगाना है। 2 4 2 0 1 0 0 और एक और जीरो, 320 200 और एक जीरो। बताइए जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। पूरा 30 मिलियन? नो सर, वो कौन से थे 1000 वाले भाई? 30,000 बनता है ना ऐसे 30 मिलियन। तो 30 मिलियन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस। बताइए ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 45 मिलियन। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। क्या सवाल में कोई नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है? किधर है? वेयर इज नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट? मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर 4.5 लाख में से 2.5 लाख फिक्स है, तो 2 लाख क्या होगा? वेरिएबल। तो सर 2 लाख वेरिएबल। बोलिए 44800000। उसके बाद फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास वही तरीकेकार है कि एब्जॉर्प्शन रेट को हम अपनी कैपेसिटी से माइनस करेंगे। वैसे तो नॉर्मल कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन उनकी पॉलिसी बजटेड वाली है तो बजट से करना पड़ेगा। एक्चुअल एफर्ट्स होते तो मैं वो माइनस करता, लेकिन सवाल में एक्चुअल नहीं है तो एज्यूम करना पड़ेगा कि जो बजटेड है वही एक्चुअल है, ओके। और बजटेड हमेशा मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। तो ये कितना बन गया मेरे भाई? 33 मिलियन। उर्दू में कितने होते हैं? 33 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख। हेड ऑफिस की फिक्स कॉस्ट कितनी है? नहीं बताएंगे? 2.5 लाख। तो बताइए नेट प्रॉफिट। सॉरी, डबल 1 5 5 0,000, ओके। नेट प्रॉफिट आ गया मार्जिनल का। अब भाई यही आंसर आपके ए के अंदर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका है, यही आंसर बी के अंदर जो FIFO है उसका है, यही आंसर जो बी के अंदर FCO है उसका है। यही आपको 3 दफा बनाना पड़ेगा। देख लें। अब जरा बी पार्ट पे आ जाए। ये मैंने ए पार्ट की मार्जिनल बना दी, ए पार्ट का एब्जॉर्प्शन खुद ही बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर होगा क्या? बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि इफ ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। सर मार्जिनल में क्या अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट है? जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो क्या यहां पर लाकर ऐड करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जब कुछ ऐड नहीं करेंगे तो रेट क्यों चेंज होगा? रेट तो चेंज ही नहीं होगा। तो जब रेट चेंज नहीं हो रहा तो क्या FIFO तो क्या FCO? बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है FIFO और FCO में सोल्यूशन यही है जो आपके सामने बना हुआ है। जिंदगी वहां बदलेगी, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे और जिंदगी बदल जाएगी। चलिए जी, सबसे पहले सेल्स बताएं कितनी है? 75 मिलियन। वो तो सेम ही रहेंगी, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आइए। ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं जी? वहां पे देख के बताइए मुझे। 900 100 900 100 और रेट हमारे पास क्या है? 21, ठीक है 21 ही है ना।
ओके बोलिए। 18902 1100। यार ये कोई लुट नहीं मच गई? कौन सा, पहले वाला वन, दूसरे वाला के तीसरे वाला वन? ये नहीं है। वैसे इससे पहले वाला भी बोल देता तो बदलना तो कुछ नहीं था। ओके अब ठीक है। प्रोडक्शन के यूनिट्स बता दें कितने हैं? 24 20 100, 21 से मल्टीप्लाई करके बताएं। 508 22 100। ओके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं। सॉरी 320 200। जी बताइए। 672 4200। जी बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठहर तो जैसा ज्यादा 63 मिलियन। ले जी कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ गई। ये पार्ट ए की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। पार्ट ए में जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब करते हैं पार्ट बी की कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइफो के साथ। एक दिन जियो के साथ, एक दिन फाइफो के साथ। ले जी अब देखिए फर्क किधर पड़ता। ओपनिंग स्टॉक 900 100 इंटू 21 18902 100। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितनी है जी? 2420 100 इंटू 21 और ये बन गया 5082 2100। और क्लोजिंग स्टॉक अभी मैं रोक रहा हूं क्योंकि हमारा फाइफो या वेटेड एवरेज अभी डिसाइड होना है। अब वो कहता है कि जी आपने बी पार्ट के अंदर अंडर ओवर एब्जॉर्ब जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऐड करना है, उसको अलग से नहीं लिखना। तो अब क्या होगा जी, आपको अब यहां पे अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड की वर्किंग करनी पड़ेगी। एक मिनट है जैसे ज्यादा मैं भूल जाऊंगा सवाल, बड़ी मुश्किल से याद करके आया हूं। टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड। जी मेरे भाई क्या हमें प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 20 और 100। और एब्जॉर्प्शन रेट क्या है सवाल में? 11। बताएं बताएं। ओए वो नीचे 2 1 करे तो 11 आता है। बताएं। 266 211 00। और एक्चुअल एफओएच कितने होंगे सवाल में तो मौजूद नहीं है, तो एज्यूम करना पड़ेगा कि जो बजटेड ओवरहेड्स है वही हमारे क्या है, एक्चुअल ओवरहेड है। और बजटेड ओवरहेड भी जरा इनडायरेक्ट तरीके से निकालने पड़ेंगे। हमें बजटेड वॉल्यूम को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो डिनोमिनेटर को उसके एब्जॉर्प्शन रेट से। बताइए 33 मिलियन। बोलें 6378900। मैंने ठीक किया? मैंने की गलती तो नहीं कर दी? बोले हाँ ठीक है सही किया। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है ओवर एब्जॉर्ब्ड है? अंडर एब्जॉर्ब्ड नेगेटिव है ना, यानी मुझे कॉस्ट ऑफ सेल अब बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? हाँ अब आओ ना जरा कॉन्सेप्ट पे। सर नेगेटिव है तो नेगेटिव। सर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाते थे तो इसलिए तो प्रॉफिट कम करते थे। तो सर अगर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी पड़ेगी तो क्या मैं यहां पर लाकर ऐड करूंगा या लेस करूंगा? आवाज तो आ रही है ना? यहां पे प्लस होगी कि लेस होगी? प्लस होगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर ऐड करेंगे अंडर एब्जॉर्ब कितने से? 6378900। ठीक होगी बात? अब आप एक काम करें, इन दोनों को टोटल करके बताएं क्या आंसर आता है। बताइए।
अंधेरे में मोबाइल बड़ा नजर आ जाता है आप लोगों को, ये नहीं नजर आ रहा जी। 57201 000। अब प्लीज जरा गौर कीजिए, प्लीज गौर कीजिए, हम चल रहे हैं फाइफो पे, ऐसे ही है। अब देखिए कि अब आपका 24 20 100 का रेट 21 नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है। अब वो रेट क्या होगा, कैलकुलेशन करते हैं यहां पे, देखिए 5720100 सॉरी 000 डिवाइडेड बाय 24 20 100, बताइए क्या रेट बनता है? 23.63 पर यूनिट। ले जी, असल में जो ये टोटल आपको बता रहा है ना, वो टोटल ये बता रहा है कि आपका जो 24 20 100 है ना, वो 23.63 पे मौजूद है। बात समझ आ गई? ओके हो गया। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू देते हैं। क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक को 2363 देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? कितने यूनिट सेल हुए मेरे, वहां से देख ले। 3 मिलियन। 3 मिलियन जब सेल हुए होंगे फाइफो के अंदर, 900 100 चला गया, 900 100 चला गया, बाकी जो सेल हुए प्रोडक्शन में से रह गए। इसका मतलब है जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े वो प्रोडक्शन की पड़े हुए, क्योंकि सेल्स मेरी ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है ना, तो जो पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक वाला पड़ा हुआ है। और अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक सर 21 पे नहीं रहा, अब तो ये 2363 पे आ चुका है। तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू देंगे 3 20 200 इंटू 23.63। बताइए क्या आंसर आता है? 7566 326। और बताइए अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बन गई? Six eight five three six 68536 774। लें जी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। ये कॉस्ट ऑफ सेल आप यहां पे लाके लिखेंगे, और अब आपको ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर ओवर की एडजस्टमेंट अब यहां पर ऑलरेडी हो चुकी हुई है, और अब आपका ये जीपी भी अनएडजस्टेड नहीं रहा, अब आप डायरेक्ट अनएडजस्टेड पे आ जाएंगे। तो ये 3 चीजें आपकी निकल जाएंगी। सवाल? पहले तो हम ऐसे ही करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। नहीं, पहले ऐसे कैसे करते हैं? पहले आप क्या अपना रेट रिवाइज करते हैं? आप तो इसको प्रॉफिट में जाके एडजस्ट कर रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर। असल में जब एंट्रीज कराई थी, एंट्रीज में यही हो रहा था, एंट्रीज में यही हो रहा था, लेकिन रिपोर्टिंग में ऐसे तो नहीं हो रहा था। ओके, तो अब आप ये काम कर रहे हैं जाके। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, एंट्रीज में भी अगर देखा जाए ना, तो ये चीज बारों बार आ रही थी। आप इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में एलोकेट नहीं कर रहे थे। नहीं, अभी कल करेंगे, अभी जरा ज्यादा हो जाएगा, बस ठीक है। वो एंट्री कुछ ऐसे हो रही थी, मैं फिर बता देता हूं। फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ सेल, यहां से चीज सेल होकर इधर जाती थी, और यहां से जब आपका अंडर ओवरहेड निकलता था, तो हम यहां से उठा के इसको बारों बारी कर देते थे, ये काम करते थे। अब आपने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी रिवाइज करना है, और वो आपने किया अब रिवाइज। ठीक है, ये काम हुआ है। ये जरा थोड़ी अभी ज्यादा हो जाएगा, अभी ठीक है, इतना मंडे को कर लेंगे बात। सर ये वाला, हाँ जी, मेरी चीजें बनी थी 50-82 की, लेकिन जब मैंने अंडर एब्जॉर्ब किया तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर तो ओवरहेड्स की कॉस्ट कम हुई, चार्ज हुई है, तो मेरी तो कॉस्टिंग कम जा रही है, मुझे अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। असल में मेरी कॉस्ट इतनी थी, जब असल में कॉस्ट इतनी थी, तो इतनी कॉस्ट पे अगर इतने यूनिट्स थे, तो ये इजाफी कॉस्ट लग गई, तो यूनिट्स तो उतने ही रहेंगे, तो अब यूनिट्स उतने ही रहेंगे, तो अब मेरी कॉस्ट 21 से बढ़ के 23.63 हो जाएगी। ठीक होगी बात? तो ये 3 चीजें आपकी फॉर्मेट से निकल जाएंगी, आप डायरेक्ट ही एडजस्टेड जीपी पे आएंगे। वेटेड एवरेज में क्या होगा? हाँ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? वेटेड एवरेज ओपनिंग को भी ऐड करते हैं, बस कोई फर्क नहीं है। अब आपने इन दोनों को टोटल किया हुआ ना, इन दोनों को टोटल किया हुआ, अब आप तीसरे को भी टोटल करते हैं। आप यूं करेंगे 18 902 100 प्लस निचला आ रहा है 5720 1000 सॉरी, और डिवाइड कर दें। पहले आपने सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के यूनिट्स ऐड किए थे, अब आप ओपनिंग के भी ऐड कर दें। अब बताइए क्या रेट आता है, बताइए, इसको सॉल्व करें।
सॉरी 22.9 यार, ये 92 नहीं जान छोड़ा हमारी, 22.92 हर जगह ही आ जाता है। ओके तो सर अब आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा 22.92 पे, तो क्लोजिंग स्टॉक को 22.92 पे वैल्यू करें, आंसर निकालें, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें और ले जाएं इधर। ये आपका एफको से हो गया। बात समझ आई? तो कभी कभार इस तरह के भी सवाल आ जाते होते हैं। हम पहले कॉस्ट ऑफ सेल में जरूर चार्ज कर रहे थे, लेकिन उसको एज अ टोटल कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट पे नहीं फेंक रहे थे हम। आज हमने उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी फेंक दिया कि भाई नहीं 21 नहीं है, असल में तो 2363 है भाई, या अगर एफको पे है तो 2292 है भाई। ठीक होगी बात? कुछ बात समझ आई? तो सर ये सवाल जो है ना, दिस इज योर घर का काम, कंप्लीट करना है इसको मुकम्मल, ताकि आपकी मजीद, और इसका ए पार्ट भी लाजमी करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर हो जाए, और बी पार्ट तो करना ही है। कौन सी एडजस्टमेंट्स? हाँ तो 20 में से 14 नंबर आ जाएंगे। हाँ 14-13 आ जाएंगे बस, और आपको तो 10 चाहिए थे, 3 नंबर आपने दूसरे सवाल के भी ले लिए, दूसरे सवाल में 3 कम ले लीजिएगा, 10 में से 5 की बजाय 10 में से 2 ले लीजिएगा, फिर भी पास है आप। तो सर पेपर पास हो सकता है, थोड़ा सा बहादुर रहे आप लोग ना बस पैनिक कर जाते हो ये भी नहीं आता, हो ये भी नहीं आता, हो ये भी नहीं आता। वो पता लगे जो नहीं आता ना वो टोटल कुछ 40 नंबर का होता है, और जो नहीं आता के चक्कर में ना जो आता होता है वही फारिग कर बैठते हैं आप। तो ये बात मैंने पहले भी बताई कि आधा पेपर वही होता है जो किताबों के अंदर मौजूद है, जो सवालों के अंदर मौजूद है, जो आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। बाकी जो 50% नया आता है उसमें से 20-22% आप टैकल कर सकते हैं, ईजी होता है। जो बाकी 28% होता है ना, वो आपके सामने जो है ना ऐसे बहुबन के आ जाता है और आप डर जाते हैं और बाकी भी सारा पेपर खराब कर बैठते हैं। ओके तो इसलिए प्लीज बहादुर होके जाना है, बहादुरों की कहानी है। प्रैक्टिस करें, मोटिवेशन साथ लेके जाएं, कॉन्फिडेंस साथ लेके जाएं, कोई मसला ही नहीं आपका पेपर रह जाए। ओके एक ये सवाल आपका घर का काम है। अबे 20 नंबर का सारा तो मैंने करा दिया है, 20 नंबर का। और ये मुझे पता है जैसे आप इतने अच्छे के मार्जिनल 3 दफा बनाएंगे आप, मुझे नहीं पता है मुझे आपका 3 दफा बनाएंगे। सवाल में अल्टीमेटली रह क्या गया, सारा कुछ तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, जाके वैल्यूज ही आपने डालनी है अंदर। संडे है कल यार, कोई इंसान बने आप। पढ़ने आया ना तू मेरा भाई, कहां से आया हुआ है? पत्तोगी से? कहां का रहने वाला है? उकाड़ा से नहीं, विहारी से? कहां? लोधड़ा से, सॉरी मैं भूल गया था, एक जैसे नाम है ना। पढ़ने आया ना तो पढ़ मेरा भाई। ओके मेरे भाई, अब आपने इसका, वैसे तो सवाल नंबर 4 इंतहाई आसान है, शर्मिंदगी हो रही है मुझे सवाल आपको देते हुए, जरा हैवी सवाल देते हैं, जरा आपके ना 14 तबक रोशन हो जाए। हमने कौन सा करना है, जो मर्जी करता रहे। नहीं अब ये सवाल मैं कराऊंगा भी नहीं, अब परेशान रहेंगे आप ना, बल्कि पहला सवाल ही कराइएगा, फ्रांसिस्को लिमिटेड, ये सवाल कर लें बस। ठीक है, एक ये सवाल हो गया, एक सवाल हो, 2 सवाल हो गए। मंडे को ये क्वेश्चन 1 करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके मैन, अल्लाह हाफिज।